वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो सेलिना जैसी हो। और अब ये बच्ची जो उसी सेलिना का खून है उसे देख भी नहीं सकती। वो सेलिना को चोट नहीं पहुंचा सकती, उसे रुला नहीं सकती, और अब इस बच्चे को भी नहीं, है ना? लिया ने सीधा हैटी की आंखों में देखा और होठों पर एक घमंडी सी मुस्कान आ गई। वो झुककर हैटी के कान में फुसफुसाए, क्या हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो सुनो, उस चमकती हुई सेलिना के पीछे की हकीकत। पिछले 10 सालों तक वो एक डॉग की तरह मेरे पैरों तले रौंदी जाती रही। अपमान, मार और दर्द। उसके चीखने की आवाजें एस्ट्रेला से कहीं ज्यादा डरावनी थी। हैटी की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाए और जानवरों की तरह लिया पर टूट पड़ी। लिया बचने की कोशिश करती रही, लेकिन एक बार देर हो गई। हैटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर 3 खून से लथपथ निशान बन गए। फौरन ही बाकी लोग हैटी को पकड़ लेते हैं। मिस रिडल, ये मत सोचो कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है तो किसी को भी मार सकती हो। मिसेस वॉल्सन प्रेग्नेंट हैं, और तुम जैसे लोग अगर एक प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाओ तो उसे मैनस कहते हैं। सुना है ये बच्ची बीमार है। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब देखो इसका चेहरा, एकदम मेंटल इलनेस लगती है। कोई नॉर्मल बच्चा ऐसी नजरों से नहीं देखता। हे भगवान, सेलिना ने एक पागल लड़की को अपनी फीमेल लीड बना लिया। अब कौन उसकी फिल्म देखेगा? अगर ये सच में मेंटल है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसी लड़की की लिखी हुई कहानी लोगों को क्या वैल्यूज देगी? हैटी का छोटा सा शरीर जमीन पर दबा हुआ था और बार बार मेंटल इलनेस की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की लाली और गहरी होती जा रही थी। लिया ने अपने हाथ पर बने खून के निशान को देखा, फिर धीरे से सिर उठाकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मिस रिडल ने जानबूझकर नहीं किया होगा। वो तो अभी बच्ची है, चलो माफ कर दो। लेकिन शोर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। पूरी दुनिया उसे मेंटल कह रही थी। हैटी के अंदर सब कुछ टूटने लगा। उसने कुछ गलत नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं था उसका, फिर भी सब ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वो कोई खतरनाक अपराधी हो। वो एहसास बिल्कुल वही था जो उसने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में महसूस किया था। ठंडी अंधेरी दीवारें, आजादी नहीं, भागने का रास्ता नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। जब उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हुई और होश टूटने लगा, तभी एक कोमल आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। हैटी, जितना दर्द होगा उतनी मजबूत बनना, जितनी तकलीफ होगी उतनी पेशेंट रहना, क्योंकि तुम्हारी चीखें और आंसू उन्हें और घमंडी बना देंगे जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। सब्र करो, बस एक बार ये वक्त गुजर जाए, फिर हमारी बारी होगी बदला लेने की। हैटी एकदम शांत हो गई। उसने चीखना बंद कर दिया। अब वो उन आदमियों के नीचे दबे किसी बेबस बच्चे जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोश शेरनी थी जो झपटने के सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उसकी ठंडी नुकीली नजरें कमरे में मौजूद हर इंसान पर गईं और वो सब कांप उठे। उनकी जुबानें बंद हो गईं, किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही। सबको अचानक याद आ गया ये बच्ची कौन है, और उस पहचान ने उनके दिलों में बेचैनी भर दी। शायद छोड़ दो उसे, एक हकलाती हुई एक्ट्रेस बोली, आखिर वो बच्ची है और कैपिटल की रिडल फैमिली की बेटी भी। अगर रिडल फैमिली ने बात उठा ली तो हम सब फंस जाएंगे। पर हमने कुछ गलत नहीं किया, उसने ही पहले हमला किया था। रिडल फैमिली भी तो रीजनेबल होगी ना। हाँ, हमने तो बस बातें की थी, उसने तो आते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। मिस्टर गिब्सन के सिर से खून निकल गया और मिसेस वॉल्सन के हाथ कट गए। अगर इसे नहीं रोका तो पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। एस्ट्रेला के बाल मिस्टर गिब्सन ने पकड़ रखे थे। उसने देखा कि हैटी को कई लोग दबाए हुए हैं। वो ठंडी हंसी हंसी, मैं कहती हूँ अभी हैटी को छोड़ दो। वो लेडी सेलिना की वीकनेस है और सेलिना अभी पास वाले कमरे में ही है। अगर उसने अपनी छोटी बहन को इस हालत में देख लिया तो यकीन मानो कोई अपने हाथ नहीं बचा पाएगा। हैटी को पकड़े हुए लोग हिचकिचा गए। उन्होंने उसे बस इसलिए रोका था क्योंकि वो किसी को चोट पहुंचा रही थी। लेकिन अब सेलिना का नाम सुनकर और उसकी बदले वाली फितरत याद करके सबके चेहरे उतर गए। मिस्टर गिब्सन ने एस्ट्रेला की बात पर और जोर से बाल खींचे। वो दर्द से तड़प गई, सांस उखड़ने लगी, लेकिन वो चुप रही, बस आंखों में उन औरतों के लिए ठंडी हंसी थी। क्रीफिया में कौन नहीं जानता लिया को। कुछ ही शब्दों में उसने हैटी को जख्मी किया और सबके सामने उसे मेंटल बना दिया। कितनी घटिया औरत है ये। लिया ने ठंडेपन से एस्ट्रेला की ओर देखा, लेकिन एस्ट्रेला ने सब कुछ समझ लिया था। उसने सीधा कहा, और तुम सब मूर्ख लोग उसकी बातों में आकर खुद जल्लाद बन गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसने किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, तो अगर लेडी सेलिना किसी को सजा देना भी चाहे तो लिया तो बच ही जाएगी, है ना? आखिर वो तो कीमती प्रेग्नेंट औरत है। लेकिन हैटी का भाई और बहन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने उसे चोट पहुंचाई। और तुम कहते हो हैटी ने पहले हमला किया। सच बताओ, तुम में से कोई सोचता है कि कैपिटल की रिडल फैमिली के यंग मास्टर और मिस्ट्रेस से भिड़ने की हिम्मत रखता है? बस इतना कहना था कि सबके चेहरों का रंग उड़ गया। जो हैटी को दबा रहे थे उन्होंने उसे छोड़ दिया और सबके अंदर एक बेचैनी फैल गई। कमरा कुछ पलों के लिए पूरी तरह शांत हो गया। अब सबकी नजरें लिया पर थी, गुस्से और नफरत से भरी हुई। मिस्टर गिब्सन ने ठंडी हंसी हंसते हुए एस्ट्रेला की ठुड्डी पकड़ ली। कितनी चालाक जुबान है तुम्हारी। एस्ट्रेला का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान दी। थैंक यू। मिस्टर गिब्सन झुककर बोला, अफसोस तुम गलत तरफ खड़ी हो। उसकी नजर हैटी पर पड़ी, तिरस्कार से भरी हुई। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है और फिर भी कैपिटल की रिडल फैमिली की बेटी कहलाने की हिम्मत रखती हो। अपनी मरी हुई माँ की तरह तुम भी उतनी ही बेहया हो। हैटी का शरीर हल्का सा कांपा। उसने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। बाकी लोग हैरान होकर देखने लगे। हैना ने झट से पूछा, मिस्टर गिब्सन आपका मतलब क्या है? मिस्टर गिब्सन ने एस्ट्रेला को पकड़कर नीचे झुकते हुए ताना मारा, मतलब ये कि ये लड़की अब रिडल फैमिली की बेटी नहीं रही। उसे घर से निकाल दिया गया है।
अब चाहे कोई इसे मारे या गाली दे, रिडल फैमिली उसे बचाने नहीं आएगी। सेलिना, उसे लेकर बात करना भी मजाक है। रिडल फैमिली ने कभी उसे अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो वो सड़क किनारे पड़ी घास के एक तिनके के बराबर भी नहीं। ऑस्टिन ने नीचे झुककर हैटी की ओर देखा, नफरत से भरी निगाहों से। तुम लोग बस इन्हीं अनजान लोगों के सामने खुद को कैपिटल की रिडल फैमिली बताने की हिम्मत रखते हो। कैपिटल में जाकर देखो, वहाँ कौन है जो तुम दो बहनों की तरफ देखता भी है। वो हंसकर बोला, सेलिना बस कृपया में आकर दिखा सकती है। कैपिटल में उसकी क्या औकात है। और तुम? ऑस्टिन की आवाज और जहरीली हो गई। रिडल फैमिली ने तो बहुत पहले ही तुम्हें ठुकरा दिया है। अगर मेरी जगह तुम होती तो खुद किसी मेंटल हॉस्पिटल में चली जाती, ताकि लोगों को तुम्हारा चेहरा देखने की नौबत ही ना आए। बस कुछ ही शब्दों में ऑस्टिन ने सबके दिमाग में कैपिटल की रिडल फैमिली से जुड़े पुराने अफवाहें फिर से जगा दी। लोग सोचने लगे, अगर हैटी सच में परिवार की लाडली होती तो क्या उसे घर से निकाल दिया जाता? क्या वो क्रीफिया में इस तरह भटकती? और जब इज़ाबेल ने उसे मारा था भी तो कैपिटल से कोई नाता नहीं। पिछली बार ऑडिशन के दौरान जब रिडल फैमिली ने उसकी तरफदारी की थी तो वो भी बस रेपुटेशन बचाने के लिए थी। अब वो लोग जो कुछ देर पहले हैटी से डर रहे थे, अचानक फिर से अकड़ में आ गए और पहले से भी ज्यादा घमंडी बन बैठे। हैना को सेलिना के सामने अपनी पिछली हार याद आई, जब वो एस्ट्रेला से हार गई थी। उस अपमान की आग अब फिर भड़क उठी। वो जोर से हंसकर बोली, जिसे घर से निकाल दिया गया वो खुद को रिडल फैमिली की बेटी कहती फिरती है। कितना शेमलेस है ये। एक और एक्ट्रेस बोली, सुना है कैपिटल की रिडल फैमिली में एक जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं, पूरे घर की जान। पहले तो लगता था अफवाह होगी, लेकिन अब लगता है कुछ तो सच्चाई है। लिया ने हैटी को गहराई से देखते हुए धीमी हंसी के साथ कहा, मिस्टर गिब्सन ने जो कहा उससे तो लगता है कि हैटी को उसकी मरी हुई मां की वजह से घर से निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैटी का रिडल फैमिली से खून का रिश्ता ही नहीं। लिया को हैटी से उतनी ही नफरत थी जितनी सेलिना से, क्योंकि उसे हमेशा ये जलाता था कि उन्हें जन्म से ही एक वैध पहचान मिली और उसे नहीं। हर बार जब वो सेलिना को रिडल फैमिली की बेटी बनकर दूसरों पर रौब झाड़ते देखती, उसका मन करता उसे टुकड़ों में बांट दे। और अब जब उसके सामने वही चेहरा हैटी का बिल्कुल सेलिना जैसा था, मगर पूरी तरह बेबस, उसकी तबाही देखकर लिया के अंदर एक बीमार सी खुशी उठी। वो सोचने लगी, अगर सेलिना ये मंजर देखे जब उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन को लोग रौंद रहे हों, तो उसके चेहरे पर क्या रंग आएगा। हैना ने जानबूझकर आश्चर्य जताते हुए कहा, बिल्कुल मुमकिन है, वरना रिडल फैमिली अपने दो इलेजिटिमेट बच्चों को क्यों पालती और अपनी असली पोती को घर से क्यों निकाल देती। सुना है पिछली मिसेस रिडल की मौत के बाद परिवार ने शोक मनाने का वक्त भी नहीं लिया और तुरंत नई शादी कर ली। साफ है कोई स्कैंडल छिपाया जा रहा था। किसी ने हंसते हुए कहा, वाह क्या तमाशा है, एक नाजायज बच्ची के लिए इतना शोर। कोई हैरानी नहीं कि रिडल फैमिली ने उसे ठुकरा दिया, वो तो इसके लायक ही नहीं थी। कमरे में मौजूद हर शख्स ने हैटी की तरफ घृणा से देखा। ऑस्टिन ने लिया की ओर देखा। मामला जिस दिशा में जा रहा था उससे वो खुश था। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई। अब उसे समझ आने लगा कि कैपिटल वाला आदमी इस औरत में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता था, क्योंकि औरतों का दिल सच में बहुत बेरहम होता है। उसने नीचे झुककर हैटी की ओर देखा। वो जो कभी घमंड और गरिमा से भरी लड़की थी, अब मिट्टी में लथपथ टूटी हुई बेसहारा पड़ी थी। कभी वो खुद को कैपिटल की रिडल फैमिली की बेटी बताकर बाकी सब पर ऊपर समझती थी, लेकिन अगर अब वो एक नाजायज औलाद निकली तो क्या बचा उसकी शान में। अफवाहें एक बार फैल जाएं तो उन्हें रोकना नामुमकिन होता है। हैटी जमीन पर गिरी हुई थी, उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। वो बस ऑस्टिन को ठंडी बर्फ जैसी नजरों से घूर रही थी, न कुछ बोली न रोई, बस उसकी आंखों में गहराई तक नफरत भरी थी। ऑस्टिन को उस नजर से अजीब डर लगा। उसका मन हुआ कि वो उसे लात मार दे, लेकिन वो जानता था अगर उसने सच में हैटी को चोट पहुंचाए और लियोन को पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए उसने अपनी भड़ास एस्ट्रेला पर निकाली, हाथ उठाया और जोर से उसे थप्पड़ मारा। हैटी का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में क्रोध उभर आया। उसने मुठ्ठियां भींच ली। आसपास खड़ी औरतें हंसने लगी, जहरीली निर्दयी हंसी। एस्ट्रेला के गाल पर लाल निशान उभर आया। उसने होठों से खून पोंछा, हल्की सी मुस्कान दी और बिना रोए बोली, हैटी तुम यहाँ काफी देर से हो, लेडी सेलिना परेशान हो जाएगी, जाओ उसे ढूंढो। हैटी समझ गई वो अकेले एस्ट्रेला को नहीं बचा सकती। वो जल्दी से उठी और सेलिना को बुलाने के लिए मुड़ी। हैना को डर हुआ कि अगर सेलिना यहाँ आ गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो फौरन हैटी के सामने आकर बोली, मिस्टर गिब्सन और मिसेस वॉल्सन जख्मी पड़े हैं और जिसने मारा वो अब भागेगी। इतनी सस्ती चीज हो तुम। एस्ट्रेला ने ठंडी नजरों से उसे देखा और गुस्से में बोली, मिस वाइट, लिया ने अभी कहा था कि मिस्टर गिब्सन को मैंने मारा, हैटी ने नहीं। पूरा मामला मुझसे जुड़ा है, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं। वो तो बस एक बच्ची है। क्या तुम सच में एक नाबालिग को सबके सामने पकड़ोगी या मारोगी? भूलो मत, ये होटल है कानूनी जगह, किसी माइनर को मारना गुनाह है। और अगर लेडी सेलिना का रिडल फैमिली से कोई नाता नहीं भी रहा तो क्या हुआ? उसके पास ओलंपस ग्रुप और उसका बॉयफ्रेंड है। अगर तुमने हैटी को हाथ लगाया तो सोचो सेलिना तुम्हें छोड़ देगी क्या? हैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सेलिना का नाम सुनते ही उसके पैर थोड़े ढीले पड़ गए। वो कुछ कह ही रही थी कि लिया आगे बढ़ी। उसने हैना के सामने आकर हैटी के कंधे पर हाथ रख दिया। तेज नुकीले नाखून हैटी की त्वचा में धंस गए। हैटी ने उसे घूरा, आंखों में नफरत भरी थी, लेकिन वो जानती थी अगर अब विरोध किया तो सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। इसलिए उसने दर्द सहा, उसका शरीर कांपता रहा, मगर वो चुप रही, बस लिया की ओर उसी आग से देखती रही।
लिया ने उस छोटी सी कांपती बच्ची को देखकर और जोर से अपनी पकड़ कसी। उसके चेहरे पर एक बीमार सी संतुष्टि झलक रही थी। वो मीठे स्वर में बोली, मिस एस्ट्रेला सही कहती है, आखिर ये तो बच्ची है और हम सब बड़े लोग हैं, हमें बच्चों से झगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना। उसने हैटी के नीले पड़े चेहरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। लेकिन जवान होना जिम्मेदारी से बचने की बहाना नहीं है। लिया ने नीचे झुककर हैटी को देखा। बच्चे की गहरी सादी आंखों में जो ठंडे और नुकीली नफरत थी वो डरावनी थी, पर मासूमियत और पवित्रता भी छिप नहीं रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो हैटी को घूरते हुए बोली, छोटी लड़की, सेलिना ने तुझे नहीं सिखाया कि सोच समझकर काम करना चाहिए। वो हैटी के कान के पास झुकी, सांप जैसी ठंडी आवाज में कहा, आज मैं तुझे सिखा दूंगी और ये पढ़ा दूंगी कि जुबानी इमोशन की कीमत कितनी महंगी होती है। आंखें खोलकर देख, एस्ट्रेला को नुकसान तो तुमने ही पहुंचाया था। ये सुनकर हैटी को एक भय का एहसास हुआ। वो बेकाबू होकर कांपने लगी और झट से लिया को धक्का देकर सेलिना को ढूंढने भागना चाही। लिया ने हल्की हंसी दी और उसके कान में बुरी नीयत से कहा, अगर अभी भाग गई तो उन लोगों द्वारा एस्ट्रेला को कमरे में घसीटा जाएगा। मिस्टर गिब्सन उसे बुरा हाल कर देंगे, सारा गुस्सा एस्ट्रेला पर निकलेगा और भले ही तुम सेलिना को बुलाओ तब भी कुछ नहीं बदलेगा। हैटी का नाजुक शरीर तुरंत फिर से कठोर हो गया। लिया ने उसे झुकते देखा और अपनी आवाज नरम कर ली। सीधे खड़ी होकर मुस्कुराई। उसने ऑस्टन की ओर देखा। मिस्टर गिब्सन, एस्ट्रेला सही कह रही है, हैटी अभी बच्ची है, भले ही उसने हमें चोट पहुंचाई हो, पर हम वयस्क हैं, हमारी तरफ से बड़प्पन होना चाहिए। उसे जलाकर रखना ठीक नहीं। ऑस्टन डरकर हैटी को सचमुच नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसे जाने देना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लिया की बात सुनकर वो उस ओर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। ओह, तुम क्या सुझाती हो? लिया की दिखती हुई बुराई अब एस्ट्रेला पर टिक गई और उसने होंठ सिकोड़कर कहा, बच्चियां गलती करती हैं और बड़े लोग उनकी जिम्मेदारी उठाएं। असल में आज की घटना की वजह एस्ट्रेला ही थी। तुम्हें उसे एक छोटा सा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो फिर से इतनी हिम्मत न करे। बोलते हुए उसने हैटी पर अपने हाथ और कसकर दबा दिए। हैटी ने बड़ी आंखें खोली। वो केवल 13 साल की थी, फिर भी लिया की बुरी नीयत को समझ गई थी। पर वह हिल भी नहीं सकती थी, भाग भी नहीं सकती थी, बस खाली नजरों से लिया को घूरती रही, न कह पाते हुए। एस्ट्रेला को भी एहसास था कि आज का दिन अच्छा नहीं ठीक होने वाला। उसने लिया को तिरस्कार से देखा और कहा, लिया, तुम कभी भी लेडी सेलिना से मुकाबला नहीं कर सकती, कभी नहीं। लिया का चेहरा एक पल के लिए ऑलमोस्ट बेकाबू हो उठा और उसने हैटी पर अपनी पकड़ और कस ली। हैना ने ठठाकर कहा, मुझे लगता है मिसेस वॉल्सन का आइडिया बढ़िया है। क्या हम इस छोटी को एक सबक नहीं सिखा सकते? जब बच्चा गलती करे तो उसके साथ जो है वही जिम्मेदार होना चाहिए, ये तो नैसर्गिक है। ऑस्टन ने तंज भरी हंसी दी और एस्ट्रेला के बाल छोड़े। वह एक कदम पीछे हटकर बुरी नीयत से मुस्कुराया, तो देखे, तुम किसे सिखाती हो, तब तक रोको जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। हैना और इंतजार नहीं कर सकी। वो एक कदम आगे आए और जोरदार थप्पड़ से एस्ट्रेला के चेहरे पर वार किया। थप भारी थप्पड़ एस्ट्रेला के फीके चेहरे पर लगा और उसका मुंह एक तरफ घिसट गया। हैटी का सारा शरीर कांप उठा। वह झट से आगे बढ़ना चाही, पर लिया ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। लिया ने सांप जैसी परदेसी आवाज में हैटी के कान में कहा, ये तो बस शुरुआत है, देख सकती हो आगे क्या आएगा। एस्ट्रेला का आधा चेहरा फिर सूज गया। शायद दर्द से वह कुछ सुन्न हो गई थी। उसने आंखें उठाकर हैना को तिरस्कार से देखा, जैसे पीटने वाली कोई और हो। हैना के अंदर और नफरत जल उठी। उसने अपनी कलाई घुमाई और फिर से थप्पड़ मार दिया। थप ऑस्टन ने देखा कि एस्ट्रेला नहीं रो रही। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बहुत हल्का है। हैना ने फिर से थप्पड़ मारा। थप ऑस्टन ने ताना मारा, मिस वाइट, क्या तुमने खाना छोड़ दिया है? ठीक से मार भी नहीं पाना। अगर ये औरत नहीं रोई और मैं रोने की आवाज न सुनूं तो मुझे कैसे संतोष होगा? हैना ने अपने सुन्न कलाई को रगड़ा और एस्ट्रेला को देखा, जिसकी नजर शुरू से अंत तक ठंडी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी मिस्टर गिब्सन, मुझे लगता है उसका चेहरा बहुत मोटा है और कुछ थप्पड़ पड़ेंगे तो शायद रो पड़ेगी। कहते हुए उसने फिर से हाथ उठाया और बेरहमी से एस्ट्रेला के चेहरे पर वार किया। लजीज थप्पड़ों की आवाज हैटी के कानों में गूंजी। वह एस्ट्रेला के सूजे चेहरे और दबे हुए दर्द भरे इजहार को देखते हुए डर के साथ भर उठी। उसकी काली आंखों में धीरे धीरे सिहरन आ गई। वो चिल्लाना चाहती थी, आगे बढ़कर एस्ट्रेला को बचाना चाहती थी, पर पीछे से पकड़ने वाले हाथ कितने कसकर थे। बुरी शैतानी आवाज उसके कानों में बार बार गूंजती रही, हम उसे न मारते अगर तुम और सेलिना न होते। किसने कहा था कि वो इतनी मूर्खी करेगी और सेलिना के साथ चल जाएगी? वो तो आज बस कुछ ड्रिंक्स के लिए साथ थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लिया ने हैटी के कान में तिरस्कार से कहा, क्या अब भी तुम वही इंटिमिडेटिंग एरिस समझती हो? जागो, अब तुम बस बेघर हो, उस बेशकीमती जीव के भरोसे जो रिडल फैमिली की बदौलत अभी जिंदा है। एस्ट्रेला की हालत तुम्हारी वजह से है। थप काफी नहीं, थप फिर से। थप्पड़ों की आवाज हैटी के कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई खालीपन उसके अंदर और गहरा कर रहा हो। लिया ने उसके बाल पकड़े ताकि वह सिर न झुकाए और न आंखें बंद करे। उसे मजबूर कर दिया कि वो ये सब देखे। बेहद जहरीली बातों से लिया ने बच्चे की दरसी और नाजुक नसों को तोड़ दिया। सब तुम्हारी गलती है, एस्ट्रेला और सेलिना दोनों। तुम तो बस एक बेशकीमती नाजायज बच्ची हो जिसका कोई काम धाम नहीं, तो फिर जिंदा क्यों रहना? साफ है, कोई तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहता। तुम्हारी माँ मर चुकी है, पिता तुम्हें नफरत करते हैं, दादा दादी ने तुम्हें भुला दिया और रिडल फैमिली के और भी बेहतर बच्चे हैं। तुम केवल दूसरों के लिए मुसीबत हो। क्यों नहीं बस उसी जुवेनाइल डिटेंशन में मर जाओ जहां से आए हो? हैटी कांपने लगी। छोटा शरीर लिया के दबाव में डरावना हिल रहा था। 10-12 थप्पड़ के बाद भी वहां मौजूद कुछ औरतों ने देखना सहना छोड़ दिया। मिस्टर गिब्सन, अगर आप जारी रखेंगे
तो कुछ बड़ा हो सकता है, किसी ने हिचकते हुए कहा। हैना का हाथ दर्द से सुन्न था, पर दूसरी ओर एस्ट्रेला दांत कसकर चुप रही। उसके चेहरे पर रोष झलक रहा था। ऑस्टिन को वह रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज नहीं मिली जो वह सुनना चाहता था, तो उसने शर्मनाक बर्बरता दिखाई। उसने हाथ में सिगरेट का अंगारा पकड़ा और उसे एस्ट्रेला के चेहरे की तरफ झुकाया। बिच हैटी की आंखों में उस अंगारे की झिलमिल दिखाई दी और लिया हंसते हुए सॉफ्टली कहती रही, एस्ट्रेला तुझे ही वजह से बदसूरत हुई है। अचानक बच्ची ने सिर ढक लिया और एक तिरछी तेज चीख निकली, दर्द और टूटन का। जैसे ही ऑस्टिन ने जलती हुई सिगरेट एस्ट्रेला के चेहरे पर दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक सामने से एक बिल्ली का खिलौना हवा में उड़ा और उसके हाथ पर जोर से आ लगा। ऑस्टिन की एक तेज चीख निकली, सिगरेट जमीन पर गिर गई। जो लोग अब तक तमाशा देख रहे थे, सबके चेहरे पर हैरानी जम गई। ऑस्टिन ने गुस्से में सिर उठाया, चेहरा डरावना हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता कि किसने मारा, एक पतली तेज टांग उसके सीने पर पड़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक झोंका हवा सा गुजरा और किसी ने आगे बढ़कर एस्ट्रेला को उठा लिया। अब तक जो लोग हैरान खड़े थे, वो धीरे धीरे होश में आने लगे। जब उन्होंने देखा कि एस्ट्रेला को सहारा देने वाली लिया है, उनके चेहरों का रंग एकदम बदल गया। अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजी और एक ग्रुप अंदर आया। सबसे आगे थी सलीना। उसका खूबसूरत चेहरा इतना ठंडा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। लिया की नजर जब सलीना की ठंडी गहरी आंखों से मिली, उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसे डर था कि सलीना अब उस पर टूट पड़ेगी, इसलिए उसने तुरंत हैटी को छोड़ दिया। सलीना सीधी आगे बढ़ी, हैटी को बाहों में लिया। बच्ची का चेहरा सफेद था, आंखों में डर, होंठ कांप रहे थे। सलीना की आंखों में ठंडी बुझी हुई आग जल उठी। उसने सिर उठाकर लिया को ऐसे देखा मानो उसे वही जला देगी। लिया के होंठों पर तिरछी आत्मविश्वासी मुस्कान थी। वो निडर होकर बोली, क्योंकि आखिर पहले हमला तो हैटी ने ही किया था। उसे यकीन था कि सलीना कुछ नहीं करेगी। ऑस्टिन, जो अब तक 2 बार घायल हो चुका था, उसका चेहरा अब दानव जैसा दिखने लगा था। कुछ अमीर लड़कों ने उसे सहारा दिया। वो खड़ा हुआ और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक ठंडी तेज आवाज ने हवा चीर दी, मैथ्यू, कुछ लोगों को लेकर एस्ट्रेला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। नोआ को कॉल करो, कहो साइकोलॉजिस्ट को तुरंत यहाँ बुलाए। फिर लियोन को फोन करो, उसे सिर्फ 4 घंटे हैं। अगर 4 घंटे में वो यहाँ नहीं आया तो रिडल फैमिली को अब दोबारा हैटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर पदिया, आप अपनी क्रू को लेकर वापस जाए और ध्यान रखिए, ये बात किसी के मुंह से बाहर नहीं जानी चाहिए। सिक्योरिटी को बोलो ये पूरा फ्लोर बंद कर दो। आज यहाँ जो भी है, कोई बाहर नहीं जाएगा। सलीना के ये सटीक और आदेश भरे शब्द जैसे कमरे की हवा ही जमा गए। हर चेहरा सख्त, डरा हुआ, जड़। ऑस्टिन की जुबान वहीं थम गई। सलीना का नाम और लियोन को एक साथ सुनकर वो अविश्वास से सलीना को देखने लगा। वो सलीना की शक्ल से नहीं, बल्कि इस बात से चौंक गया था कि वो औरत लियोन से ऐसे लहजे में बात करने की हिम्मत रखती है। लियो की मुस्कान वहीं जम गई, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। बाकी सभी सितारे और मॉडल डर के मारे से हर उठे। सलीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ रोकने की? हैना चीखी। सलीना ने उसे बस एक नजर देखा। वो नजर इतनी ठंडी थी कि किसी को भी चुप करा दे। बेहतर होगा तुम यकीन कर लो कि तुम्हारे हाथ किसी पर नहीं पड़े, वरना। उसके अधूरे शब्दों में ही पूरा डर छिपा था। हैना कांप उठी, फिर कांपती उंगली से हैटी की ओर इशारा किया। वो थी जिसने शुरू किया। उसने मिस्टर गिब्सन को मारा। पूरा खून तो तुमने देखा ही। सलीना ने हैटी के कांपते कंधे पर हाथ रखा। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें गहरी और घातक। तुम्हारे पास मुझसे बहस करने का कोई हक नहीं है। हैटी एक अच्छी लड़की है। अगर उसने तुम्हें मारा तो शायद तुमने डिजर्व किया होगा। अगर फिर कभी किसी ने उस पर हाथ उठाया तो याद रखना, मैं बदला लूंगी। और अगर तुम्हें बुरा लगे तो आकर मुझसे हिसाब लेना। हैना का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने डर के मारे पुलिस बुलाने की सोची, पर फिर याद आया सलीना खुद ने तो रिडल फैमिली के यंग मास्टर को बुलाया है। अब पुलिस का क्या काम? लिया और उसकी पूरी टोली, यहाँ तक कि ब्रेकिंग ग्राउंड की पूरी क्रू, सबका डर एक जैसा था। मिस्टर पदिया ने धीमे स्वर में कहा, सलीना कृपया कुछ जल्दबाजी मत कीजिए। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। मिस्टर पदिया, चिंता मत करें, मैं यहाँ कोई खूनी तमाशा नहीं करने वाली। उसकी मुस्कान नर्म थी, पर आंखें बर्फ जैसी ठंडी। मैं तो बस इन्हें इंसान बनना सिखाने आई हूँ, क्योंकि अब तक तो लगता है ये सीखे ही नहीं। उसकी आवाज में इतनी स्थिरता थी कि सबको लगा वो गुस्से में नहीं, पूरी तरह नियंत्रण में है। सबने राहत की सांस ली। ब्रेकिंग ग्राउंड की पूरी टीम वहां से जल्दी निकल गई। लेया ने बटलर और लियोन को कॉल किया, फिर सलीना के साथ मिलकर हैटी को संभालते हुए अंदर बॉक्स में ले गई। बाकी लोग वहीं जमे रहे और गलियारे की दोनों ओर काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स की कतार थी। अब भागना नामुमकिन था। कुछ फीमेल स्टोर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर पछतावा था कि वो इस तमाशे में शामिल हुई। उन्होंने सलीना के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी, पर हमेशा उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया गया मानती थी। अब जब सामने देखा तो समझ आया, सलीना सच में अलग है, खतरनाक और हावी करने वाली। हैना सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसने ही एस्ट्रेला को मारा था। उसने ऑस्टिन की ओर देखा, जो अब पूरी तरह बेबस खड़ा था। उसकी आवाज कांपी, मिस्टर गिब्सन, सलीना और हैटी रिडल फैमिली के लिए तो मायने नहीं रखती, तो क्या सलीना बस हमें डराने की कोशिश कर रही है? ऑस्टिन खुद हक्का बक्का था। खून से लथपथ चेहरा लिए वो झल्लाया, मुझे क्या पता, रास्ते से हटो और दिमाग मत खाओ। उसे लगा था कि सलीना जैसी औरत चाहे कितनी भी खास हो, ज्यादा असर नहीं डाल सकती, लेकिन वो गलत था। सलीना ने एक पल के लिए भी उसे नहीं देखा और पूरे हालात पर राज कर लिया। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। लिया ये सब देख रही थी।
उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो किनारे चली गई, चुपचाप एक कॉल मिलाया, कुछ सेकंड धीरे से बात की और फिर लौटकर उस बंद बॉक्स के दरवाजे को घूरने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैपिटल रिडल फैमिली बिल्डिंग। लियोन एक इंटरनेशनल मीटिंग के बीच था जब अचानक दरवाजा खुला। उसका असिस्टेंट झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लियोन का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने हल्के हाथ से इशारा किया। सेक्रेटरी ने स्क्रीन की तरफ झुककर विदेशी भाषा में माफी मांगी। लियोन उठ खड़ा हुआ, चेहरा अब बर्फ जैसा ठंडा। क्या हुआ? असिस्टेंट ने कहा। उन्होंने डिटेल नहीं बताई, पर कहा कि अगर 4 घंटे में आप वहां नहीं पहुंचे तो हैटी का रिडल फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर मामला इतना गंभीर न होता तो कोई लियोन को इस वक्त कभी डिस्टर्ब नहीं करता। लियोन ने बिना कुछ कहे कदम बढ़ाए। एयरपोर्ट चलो। वो बाहर निकला, गाड़ी में बैठने ही वाला था कि जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। लियोन ने स्क्रीन पर नंबर देखा, फिर कॉल उठाए। उसकी आंखों में एक ठंडी अंधेरी चमक उभर आई। फोन के उस पार से किसी की घबराई हुई आवाज आए, लियोन तुम्हें जल्दी आना होगा, तुम्हारा छोटा भाई फिर से बेहोश हो गया है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। लियोन हल्का सा हंसा, पर उस हंसी में सिहरन थी। उसे अचानक समझ आ गया कि सेलिना ने उसे कॉल करने के लिए क्यों कहा था। वो सोचने लगा, आखिर वो औरत जो रिडल परिवार से इतनी नफरत करती है, अचानक उनके मामलों में दिलचस्पी क्यों ले रही है। ग्रैंडमा, लियोन ने बीच में ही बात काट दी, आवाज ठंडी थी। आपको पता है हैटी के साथ क्या हुआ? अगर मैं अभी उसके पास नहीं गया तो फिर आप अपनी पोती को हमेशा के लिए भूल जाए। आप और अंकल डेविड मेरे साथ चलना चाहेंगे। फोन की दूसरी ओर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक चिंतित आवाज आई, हैटी के साथ क्या हुआ? लियोन कार के दरवाजे से टिकते हुए अपनी घड़ी देखने लगा। शायद वो घायल है। उधर से राहत भरी सांस सुनाई दी। तो पहले अपने भाई को देखने जाओ, वो बीमार है, और अगर कुछ। वो आवाज जारी रही, जब यकीन हो जाए कि वो ठीक है, मैं और डेविड तुम्हारे साथ जाकर उसे ले आएंगे। वो बच्ची बस हमसे नाराज है, घर नहीं आना चाहती। जब से गई है बहुत कुछ झेल चुकी होगी। तुमने ही तो कहा था कि कुछ दिनों में लौट आएगी, फिर अब उसके साथ ऐसा क्या हो गया? लियोन के पीछे खड़े उसके असिस्टेंट ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये औरत सच में समझ नहीं पा रही कि अभी किस मौके की बात हो रही है? लियोन का चेहरा सख्त था, पर उसकी आवाज में एक हल्की कड़वी हंसी थी। ग्रैंडमा, आपको मेरी आंट नवे याद है? फोन के उस पार अचानक सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। लियोन की आंखों में तिरस्कार की झलक थी, लेकिन लहजा भी शांत था। वो मर चुकी है और उनकी बेटी भी हमारे लिए अब मर चुकी है। शायद हैटी के दिल में मेरे सिवा रिडल परिवार का कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। उसने बात पूरी नहीं की, कॉल काट दी, फिर अपना फोन ही बंद कर दिया। वो कार में बैठा, आंखों में ठंडी चमक लिए बोला, एयरपोर्ट चलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होटल के अंदर प्राइवेट बॉक्स। लेया ने हैटी को सोफे पर बिठाया। सेलिना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज बेहद नर्म थी, लेकिन आंखों में गुस्से की आग थी। उसने कितनी मुश्किल से हैटी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया था, और अब लिया ने सब तोड़ दिया। वो औरत, डैम इट। हैटी उसके गले से सटी हुई थी, कांप रही थी। सेलिना ने फुसफुसा कर कहा, कुछ नहीं होगा हैटी, एस्ट्रेला तुमसे नाराज नहीं होगी। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम वहां ना होती तो शायद एस्ट्रेला के साथ और भी बुरा होता। सेलिना को सारी बात तो नहीं पता थी, लेकिन अंदाजा सब लग चुका था। हैटी ने धीरे धीरे सुबकते हुए कहा, सेलिना, ये मेरी गलती है। मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा न किया होता। उसकी आवाज टूट गई। सेलिना ने उसे कसकर पकड़ा। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। उन्होंने पहले तुम्हें तंग किया, इसलिए तुमने पलटकर जवाब दिया। ऐसे लोग तो खुद गंदे हैं। अगर तुम नहीं मारती तो वो किसी और बहाने से तुम्हें चोट पहुंचाते। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। बुरे लोग बुरा ही करेंगे और अपने गुनाहों के लिए हमेशा बहाने ढूंढेंगे। तुम उनके किए पर खुद को दोष मत दो। सेलिना ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं हूँ। उन्होंने एस्ट्रेला को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि मैं हूँ। लिया मुझसे बदला नहीं ले सकती, इसलिए उसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें टूटता देखना चाहा, ताकि मुझे भी दर्द हो। वो औरत मरने लायक है। हैटी के सूने चेहरे पर हल्की हरकत आए। वो जोर से बोली, नहीं सेलिना, ये तुम्हारी गलती नहीं। सेलिना ने उसका सिर थपथपाया, तो फिर तुम्हारी भी नहीं हैटी। दोष लिया का है, उन बुरे लोगों का है, उस औरत का जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। गलती तुम्हारी नहीं है, कभी नहीं। हैटी कांप उठी। सेलिना ने उसे हल्के से थामा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैटी के कंधे पर गया, उसने देखा बच्ची ने झटके से पीछे हटकर सिसकारी ली। सेलिना की आंखों में ठंडी आग जल उठी। उसने धीरे से हैटी के कपड़े हटाए और उसके सफेद कंधे पर गहरे लाल निशान देखे। उसकी सांस भारी हो गई। लेया बगल में खड़ी थी, चेहरा ठंडा। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। वापस आओ। सेलिना की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश था। लेया ने गुस्से में पांव पटके, मैडम। सेलिना ने उसका कंधा थपथपाया, पहले हैटी को दवा लगाओ। वो खुद दवा लगाना नहीं चाहती थी, डर था कि दर्द और बढ़ जाएगा। लेया ने गुस्से को दबाते हुए बैग से ऑइंटमेंट निकाला और धीरे से हैटी के जख्मों पर लगाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सेलिना ने दरवाजा खोला। हैटी का साइकोलॉजिस्ट आ चुका था। सेलिना ने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर विल्किंसन। डॉक्टर ने झुककर सिर हिलाया, आई अंडरस्टैंड लेडी सेलिना। वो अंदर चला गया। सेलिना ने तुरंत एक और कॉल की। उधर से तुरंत जवाब आया, जैसे कोई इंतजार में बैठा हो। लियोन पहुंच गया। सेलिना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लूक ने जवाब दिया, अभी अभी प्लेन में बैठा है। सेलिना की नजर में कोई भावना नहीं थी, बस एक सन्नाटा। रिडल परिवार से कोई उसके साथ आया। कुछ पल की चुप्पी के बाद लूक बोला, हैटी का सौतेला भाई जो जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित है, उसे अभी अभी अटैक आया है। सेलिना के होंठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आई, समझ गई।
वो कॉल काटने ही वाली थी कि लूक बोला, लेडी सेलिना, आप एंडरसन परिवार की बहू हैं, जब भी कोई फैसला लें अपने पति के बारे में भी सोच लीजिए। वो सच में आपकी मदद करना चाहता है। सेलिना ने सबको कॉल की थी, बस ऑस्वाल्डो को नहीं, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त वो उससे नाराज है। लूक उसकी इस हरकत पर झुंझलाया, आपने उनसे बात की? सेलिना ने शांत लहजे में कहा, नहीं, अभी नहीं की। वो सच में नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था ऑस्वाल्डो बहुत बिजी होगा और वो हैटी की बात खुद संभाल सकती है। लूक ने ठंडी हंसी हंसी, अगर सब कुछ तुम खुद ही संभाल सकती हो तो फिर तुम्हारे पति का क्या काम है? बस एक सजावट का पीस। सेलिना के जहन में अचानक ऑस्वाल्डो का चेहरा उभर आया और उसे महसूस हुआ कि उसका आखिरी वाक्य सच में बिल्कुल सही था। वो आदमी इतना खूबसूरत कि जैसे किसी ने उसे सिर्फ देखने के लिए बनाया हो। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर किसी के भी मन में उसे संभालने और बचाने की चाह जाग जाए। सेलिना दीवार से टिककर खड़ी हुई, उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। उसने आंखें झुकाकर नर्म आवाज में कहा, मिस्टर जॉर्डन, मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है तो जाहिर है मुझे उसे छिपाकर रखना पड़ेगा ना। अगर मैं उसे बाहर लेकर निकलूं और दूसरी लड़कियों की नजर उस पर पड़ जाए तो फिर मैं क्या करूं? लूक एक पल को चुप रह गया। बात में जेलसी थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। हालांकि सेलिना ने ऑस्वाल्डो से मदद मांगने का इरादा नहीं किया था, फिर भी उसने लूक की सलाह मान ली और सोचा कम से कम उसे एक हिंट तो दे ही दूं। वो जानती थी कि ऑस्वाल्डो को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने उसे एक वीडियो मैसेज भेज दिया। कुछ सेकंड बाद ही रिप्लाई आ गया। स्क्रीन पर ऑस्वाल्डो नजर आया। वो काले सोफे पर पैर मोड़े शांत बैठा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस उसकी गहरी डरावनी आंखें सीधे सेलिना को देख रही थी। पीछे का सन्नाटा देखकर सेलिना की भौहें सिकुड़ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या मैंने डिस्टर्ब किया? ऑस्वाल्डो ने हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जादू था। नहीं, लंच टाइम है, बताओ क्या हुआ? उसकी उस नर्म मुस्कान को देखकर सेलिना के सीने में दबा गुस्सा और बेचैनी जैसे कुछ पल को पिघल गई। ऑस्वाल्डो, हैटी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए लियोन को क्रीफिया आने को कह दिया। ऑस्वाल्डो के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, तुम रिडल फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है ना? लेडी नवे का नाम आते ही सेलिना के मन में एक कसक उठी और उसने बेख्याली में सिर हिला दिया। लेकिन उसी सिर हिलाने से सब कुछ बदल गया। ऑस्वाल्डो अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके लंबे कदमों की आवाज कमरे में गूंज उठी, वेट फॉर मी। सेलिना हैरान रह गई। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही ऑस्वाल्डो कमरे से निकल चुका था। उसने पलकें झपकाईं और फिर समझ गई कि वो क्या करने जा रहा है। रिडल फैमिली उसके लिए दर्द का नाम थी और ऑस्वाल्डो बस नहीं चाहता था कि उसे फिर कोई चोट पहुंचे। सेलिना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे कोई पत्नी अपने हस्बैंड से शिकायत करे और वो खुद आकर उसका साथ दे। उसने सोचकर हंसी दबाई, शायद उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा भावुक थी। थोड़ी शर्म भी हुई, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी थी। उसने मुस्कुराते हुए फोन रखा, लेकिन जैसे ही नजर हैटी पर पड़ी जहां डॉक्टर उसे देख रहा था, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सोई हुई हैटी को सोफे पर लिटाया, उसके ऊपर कोट डाला और सेलिना की ओर बढ़ा। सेलिना दीवार से टिककर बस उसे देखती रही चुपचाप। डॉक्टर ने पास आकर कहा, आवाज बहुत धीमी थी, लेडी सेलिना, अब ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर हैटी की बीमारी की जड़ नहीं ढूंढी तो उसकी मेंटल स्थिति और बिगड़ जाएगी। वो पहले भी ये बात कह चुका था, लेकिन सेलिना हर बार टाल देती थी। वो अब भी चुप रही। डॉक्टर ने फिर कहा, मुझे पता है ये तकलीफदेह है, लेकिन हैटी का भविष्य दांव पर है। वो सिर्फ 13 साल की बच्ची है, जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। हम उसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। अभी आप उसके साथ हैं तो कुछ आसान है, लेकिन अगर वो वापस कैपिटल चली गई तो हालात और कठिन हो जाएंगे। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सेलिना ने कुछ देर बाद माथा मलते हुए कहा, डॉक्टर विल्किंसन, क्या आपने कभी सोचा कि हैटी ये नहीं बताना चाहती कि उसे ये बीमारी कैसे हुई? डॉक्टर चौंका, क्या ये मिसेस रिडल के जाने की वजह से नहीं था? सेलिना की आंखों में कोमलता उतर आई, हैटी बहुत मजबूत बच्ची है। ये सिर्फ दुख नहीं है जिसने उसे तोड़ा, बल्कि वो कुछ ऐसा था जिसे वो खोने के बाद भी कसकर थमे रहना चाहती थी। आपने कहा था ना, हिप्नोसिस के दौरान भी वो उस याद के बारे में बोलने से मना कर देती है। इसका मतलब है वो याद उसके लिए बेहद कीमती है। अगर हम उसे जबरदस्ती इलाज के लिए मजबूर करेंगे तो शायद हम उसे ठीक कर दें, लेकिन उसी के साथ उसकी आत्मा भी तोड़ देंगे। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। सेलिना ने हैटी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। वो अभी बच्ची है, हमें उसके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इसे यही रहने दो। लेकिन डॉक्टर कुछ कहना चाहता था, पर सेलिना की आंखों की दृढ़ता ने उसे रोक दिया। वो जानती थी हैटी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब तक वो अपनी माँ के कातिलों से बदला नहीं ले लेती, तब तक वो जीती रहेगी। हाँ, ये सफर लंबा और मुश्किल होगा, शायद उसकी मासूम उम्र का सबसे कठिन दौर, लेकिन सेलिना ने अपनी खुद की जिंदगी देखी थी, वो मौत के पार से वापस आई थी। तो फिर चमत्कार असंभव क्यों हो? उसकी आंखों की उदासी हल्की हुई। उसने हैटी के शांत चेहरे को देखा, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आई। शायद किसी दिन कोई ऐसा आए जो मिसेस रिडल की जगह उसके दिल में ले सके और उसे उस अंधेरे से निकाल लाए। डॉक्टर उसकी बात समझ गया। उसने सेलिना और हैटी दोनों की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया, लेडी सेलिना, आप सच में लेडी नवे जैसी लगती हैं। सेलिना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डॉक्टर बोला, रिडल फैमिली में वैध खून की लाइन बहुत कम है। पिछली पीढ़ी में सिर्फ लेडी नवे थी और इस पीढ़ी में बस आप और हैटी। आप दोनों एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। उसकी आंखों में याद और सम्मान की झलक थी।
लेडी नवे ने कभी कई लोगों का दिल जीत लिया था, और हैटी, वो भी एक अद्भुत सुंदरता लेकर पैदा हुई है। कैपिटल के उच्च समाज में 10 साल से बस वही सबसे ज्यादा प्रशंसा पाती रही है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि रिडल परिवार का एक और नायाब हीरा क्रीफिया में भी जन्मा था। सेलिना ने नजर फेर ली, उसे वंश, नाम या खून की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब वो सबसे कीमती हीरा भी घिस चुका था। अब बस हैटी बची थी, वो भी आधी टूटी हुई। सेलिना ने धीरे से कहा, हैटी का ख्याल रखना। सेलिना ने कुछ शब्द पीछे छोड़ते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। बाहर पहले से ही कुछ लोग बेचैन और घबराए खड़े थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सब ऐसे उछल पड़े जैसे कोई डरे हुए परिंदे हों। कॉरिडोर में असामान्य सी खामोशी थी। सेलिना लापरवाही से दरवाजे के फ्रेम पर टिक गई, उसकी ठंडी निगाहें सीधे लिया पर थीं। लिया, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेग्नेंट होने और उस औरत के सपोर्ट से तुम अब अछूती हो गई हो? कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लिया ने खुद को शांत बनाए रखा और बोली, सेलिना, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। आज जो कुछ हुआ सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बहन और एस्ट्रेला ने हमला किया था मिस्टर गिब्सन, और मैं तो बस शिकार बने। उसने अपने हाथ के खरोंच दिखाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी बहन ने मिस्टर गिब्सन को बुरी तरह मारा, खून तक निकल आया, और उसने मुझे भी चोट पहुंचाई। हमने उसे सिर्फ इसलिए माफ किया क्योंकि वो नाबालिग है, वरना पुलिस बुलाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एस्ट्रेला तो आसानी से बच गई, उसे तो बस कुछ थप्पड़ पड़े, पर मिस्टर गिब्सन का सिर फट गया। सेलिना, सच्चाई ये है कि असली पीड़ित हम हैं, और तुम्हारी बहन गुनहगार, चाहे तुम मानो या नहीं। बाकी लोग भी लिया की बातों से भड़क उठे। मिसेस वॉल्सन सही कह रही हैं, सेलिना, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बहन है तुम उसे बचा नहीं सकती। गलती तो उसी की थी, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन उसने अचानक लकड़ी उठाई और मिस्टर गिब्सन के सिर पर मार दिया। अगर तुम्हारे साथ होता तो क्या तुम भी शांत रहती? उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब था, कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं देखता। पहले उसने हमला किया, अब तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो, ये तो हद है। सेलिना, चाहे तुम्हारे पीछे ओलंपस ग्रुप हो या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें दबा सकती हो। हमें अभी छोड़ दो। सेलिना ने लिया के चेहरे पर उभरे उस घमंडी एक्सप्रेशन को देखा, और उसे हैटी के कंधे पर पड़े खून के निशान याद आ गए। उसकी आंखों में ठंडक और गहराई उतर आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना किसी चेतावनी के लिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लिया समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन सेलिना बहुत तेज थी। थप्पड़ सीधा पड़ा। सेलिना, लिया दर्द से चिल्ला उठी। बाकी सब लोग उस आवाज से सहर उठे, और अभी जो जुबानें चल रही थी वो सब अचानक बंद हो गईं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सेलिना ने फिर हाथ उठाया और दूसरे गाल पर भी एक और तेज थप्पड़ मारा। लिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सेलिना ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसकी उंगलियों पर नजर डाली जिनके नीचे से खून सूख चुका था। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लिया, क्या तुम्हें इन हाथों की जरूरत नहीं रही? लिया को पता था कि सेलिना ने उसे क्यों मारा, फिर भी वो ताना मारते हुए बोली, सेलिना, क्या तुम सच में सबके सामने मेरे हाथ काट दोगी? मेरी गलती क्या है? तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का? उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान। 2 थप्पड़ ही सही, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिलता है तो ये कीमत छोटी है। सेलिना ने ठंडी हंसी के साथ उसके हाथ छोड़ दिए, एक कदम पीछे हटकर नीचे देखा और बोली, अब जमीन पर गिर जाओ, चिल्लाओ कि मैंने एक प्रेग्नेंट औरत को मारा, कि तुम्हारा मिसकैरेज होने वाला था। तमाशा बनाओ, सबको दिखाओ कि मैं कितनी क्रूर हूँ। वैसे भी लिया, तुम ऐसी चीजों में एक्सपर्ट हो। बढ़िया मौका है, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो क्यों नहीं करती? लिया गुस्से से कांप उठी। उसका शरीर लड़खड़ाया, लेकिन वो गिरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सेलिना ने तिरस्कार से बाकी सबकी तरफ देखा, और तुम सब अभी अभी तो हैटी और एस्ट्रेला को दोष दे रहे थे ना? मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हारे फोन भी तुम्हारे पास हैं। तुम सबको पता है कि रिडल फैमिली से टकराना बेकार है, इसलिए पुलिस को नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्यों नहीं बोलते? तुम सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हो, ये तो तुम्हारा काम है न, हंगामा करना। कैपिटल की रिडल फैमिली चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अफवाहों से वो भी डरती है। तुम लोग अगर सच में निर्दोष हो तो किसी पापराजी को ढूंढो, वेबो पर पोस्ट करो, लोग खुद तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे, मेरे खिलाफ, हैटी के खिलाफ और रिडल फैमिली के खिलाफ। तो फिर चुप क्यों हो? अगर तुम सही हो तो कर लो ना ये सब। उसका आखिरी वाक्य जैसे किसी भारी पत्थर की तरह सबके दिलों पर गिरा। जो सेलिब्रिटीज कुछ देर पहले तक ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अब सफेद पड़ गए थे। उनके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। सेलिना ने ठंडी हंसी हंसी। एस्ट्रेला बुरी तरह घायल है, अस्पताल भेजी गई है, और हैटी अभी बोल नहीं पा रही। यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है, ऐसे में तुम्हारा ये डर ही सब बता देता है। उसकी आवाज गूंज उठी, और फिर भी तुम कहते हो कि गलती हैटी और एस्ट्रेला की है। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? भीड़ में खड़े सेलिब्रिटीज के चेहरे पीले पड़ गए। हैना ने सेलिना को घूरा, उसके शब्दों से डर तो लगा, लेकिन दिल में नफरत और बढ़ गई। वो बोली, एक्सपोज करना है तो करो, ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। गलती उसी छोटी बदतमीज की थी, उसने पहले हाथ उठाया, हमने बस सबक सिखाया। क्या गलत किया? और तुम सेलिना, तुमने हमें जबरदस्ती रोका हुआ है। अगर ये बात बाहर गई तो क्या मिलेगा तुम्हें? वो सेलिना की आंखों में देखते हुए बोली, चेतावनी दे रही हूँ, अभी हमें छोड़ दो, वरना मैं खुद रिडल फैमिली की दोनों बहनों की हरकतें पब्लिक में लाऊंगी, फिर देखना कौन बचता है। उसने फोन निकाल लिया। बाकी सेलिब्रिटीज के चेहरे भी चमक उठे, उन्हें याद आ गया कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है। सेलिना धीरे धीरे हैना की तरफ बढ़ी, उसकी नजरें ठंडी और चुभने वाली थीं। अभी तुमने हैटी को क्या कहा? हैना के दिल में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसने ठिठकते हुए कहा, मैंने कहा वो बास्टर्ड है।
वो रिडल फैमिली की असली खून की नहीं है ना? अगर होती तो उसे घर से क्यों निकाला जाता? असल में तुम दोनों ही बेशर्म हो। कैपिटल की रिडल फैमिली तो तुम दोनों से ही नफरत करती है, पर तुम लोग तो दिन भर इस बात का गुरूर करते हो कि तुम रिडल फैमिली की मिस हो और उसी नाम का फायदा उठाकर बाहर दूसरों पर रौब झाड़ते हो। सच कहूं तो ये तो सीधी सीधी बेशर्मी है। सेलिना की आंखों में एक ठंडी सी चमक उभरी और वो तुरंत समझ गई कि हैटी का कंट्रोल क्यों छूटा। उसने लिया की तरफ देखा, नजर धीरे धीरे ठंडी हो गई, आवाज धीमी पर काटने वाली थी। तुमने हैटी की माँ का अपमान किया उसके सामने। हैना ने घमंड से कहा, अगर वो थोड़ी संभल जाती, थोड़ी सी अफवाहों से इतना परेशान ना होती तो लोगों के सामने पागल थोड़ी हो जाती। हम तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे और वो तो फट पड़ी। किसी का अपराध बोध ना हो तो ऐसा थोड़ी करता कोई। सेलिना ने सिर झुका लिया, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा, एक फीमेल स्टार ने हंसते हुए बात जोड़ी। सेलिना, अब माफ भी कर दो। मिस्टर गिब्सन खून खराबे में लिपटे पड़े हैं। मिसेस वॉल्सन प्रेग्नेंट हैं और दोनों को तुम्हारी बहन ने चोट पहुंचाई है। अगर ये बात बाहर निकल गई और लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी बहन मेंटली इल है तो क्या तुम सोचती हो कोई इसे छिपा पाएगा? हम तो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो मायना है। थोड़ा शुक्रिया तो अदा करो। सेलिना हल्के से हंसी, तो मतलब मुझे और हैटी को अब तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल सही, हैना ने घमंड से कहा। तुम अभी की अभी उसकी तरफ से माफी मांगो। अगर हमारा मूड ठीक रहा तो हम उसकी बीमारी को छिपाने में मदद भी कर सकते हैं। वरना बताओ, अगर लीड रोल में एक मेंटल इलनेस वाली लड़की होगी तो कौन देखेगा तुम्हारा शो? सेलिना की आंखों में ठंडी सी हंसी नाची। तुमने हैटी की माँ का अपमान किया, उसका इमोशन भड़काया और लोगों को चोट लगी, लेकिन एस्ट्रेला ने क्या किया था? लिया का दिल एकदम से धड़क उठा। वो उन औरतों को देख रही थी जो समझ रही थी कि उन्होंने सेलिना को फंसा लिया है। अचानक उसे एहसास हुआ कि सेलिना क्या कर रही है। उसका चेहरा मरोड़ गया। वो चिल्लाए, सेलिना, कितना भी पूछ लो, सच ये है कि तुम्हारी बहन ने किसी को चोट पहुंचाई है। सेलिना ने ठंडी निगाहों से कहा, किसने कहा कि मैं ये बदलना चाहती हूँ कि हैटी ने किसी को मारा? वो धीरे से हंसी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि हैटी ने उन्हें मारा क्योंकि उन्होंने डिजर्व किया। उन्होंने उसे उकसाया तो अब परिणाम भी भुगतेंगे। सभी लोगों के चेहरे गुस्से से पीले पड़ गए। हैना कुछ कहने ही वाली थी कि लिया ने तेजी से कहा, मिस वाइट, अब तक समझी नहीं? सेलिना हमसे डरती नहीं, वो जानबूझकर कमजोर बन रही है ताकि बातें निकाल सके। उसे सब याद है किसने उसकी बहन के साथ क्या किया था। सावधान रहो। हैना का चेहरा सफेद पड़ गया। बाकियों को भी तुरंत सच समझ आ गया और उनकी निगाहें सेलिना पर टिक गईं। सेलिना ने हंसते हुए कहा, लिया, इतनी जल्दी मत करो। मुझे पहले से पता है कि इस सब की मास्टरमाइंड तुम ही हो। बाकी लोगों के लिए भी अगर तुम चुप रहोगे तो क्या मैं नहीं जान पाऊंगी? वो कड़वी हंसी हंसी और लिया की तरफ देखते हुए कहा, एस्ट्रेला वॉशरूम गई थी और हमारे कंपार्टमेंट्स बीच 3 मुलाव हैं। वो खुद यहाँ आ नहीं सकती थी, मतलब उसे जबरदस्ती लाया गया। ये सुनकर कई फीमेल सेलिब्रिटीज का चेहरा फीका पड़ गया। सेलिना ने उनके चेहरों की तरफ देखा भी नहीं, सीधे लिया से कहा, तुम्हारी स्कर्ट पर एस्ट्रेला की लिपस्टिक का निशान है। मतलब तुमने उसे वहीं पकड़ा और फिर उसे यहाँ लाने के लिए कहा? लिया का चेहरा फड़क उठा। बाकियों के दिल में घबराहट सी फैल गई। सेलिना ने ठंडी मुस्कान दी, इस रूम में 5 ऐसे पुरुष हैं जिनके हाथों पर नील पड़े हैं। मतलब जब हैटी ने एस्ट्रेला को देखा, वो लोग उसे गलत तरह से छू रहे थे। वो आदमी सहमे हुए अपने हाथ पीछे छिपा गए। हैटी ने उनके हाथ पर मारा, पर गलती से तुम्हें भी लगा, ऑस्टिन। सेलिना की नजर अब उस पर थी, तो मिसेस रिडल का पहला अपमान करने वाला तुम ही थे। ऑस्टिन ने ठंडी हंसी भरी, ये सब तुम्हारी कहानी है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सेलिना ने उसे नजरअंदाज किया, तुमने मिसेस रिडल का अपमान किया, पर हैटी अब पहले जैसी कमजोर नहीं है। आज वो खुश थी, संभली हुई थी। मतलब तुमने कुछ ऐसी गंदी नीच बातें कही जिनसे वो फिर टूट गई। ऑस्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया। बाकियों की भी आवाजें गायब हो गई। जो पहले शोर मचा रहे थे अब चुपचाप खड़े थे। सेलिना ने अपनी सफेद उंगलियों से एक एक करके गिनना शुरू किया। किडनैपिंग, मॉलेस्टेशन, डेफमेशन, ह्यूमिलिएशन, बीटिंग, थ्रेट्स, मेंटल टॉर्चर। इतने सारे बड़े बड़े लोग मिलकर एक ऐसी लड़की को तोड़ रहे थे जिसने अभी अभी अपनी माँ खोई थी, जो पहले से मेंटल ट्रॉमा में थी, और फिर भी तुम लोग चिल्ला रहे हो कि सारी गलती उसकी है। सेलिना ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। कमरे में सन्नाटा था। उसकी ठंडी काती आवाज हर किसी के दिल तक उतर गई। जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, पर तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। कई लोगों के चेहरे बदल गए। हर कोई बुरा नहीं था, कुछ बस चुप देख रहे थे। पर सेलिना की बातों ने उन्हें दिखाया कि वो कितने क्रूर बन गए थे, लेकिन हर कोई ऐसा महसूस नहीं कर रहा था। हैना हंस पड़ी, सेलिना, ये सब तुम्हारे अनुमान हैं, सबूत कहाँ हैं? बिना सबूत तुम्हारी बातें सिर्फ झूठी बदनामी है। हम तुम पर केस कर सकते हैं। सेलिना ने सीधे उसकी आंखों में देखा, मतलब तुम मान नहीं रही हो? हैना ने घिनौनी मुस्कान दी, क्यों मानूं? तुम कौन हो आखिर? चाहे तुम हो या वो जो अंदर पड़ी है, दोनों ही तो त्यागे हुए बच्चे हो। मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है? मैं एक रिच और ब्यूटीफुल प्रिंसेस हूँ और वो एक अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं। अगर वो तंग की गई है तो ये उसकी किस्मत है। और तुम भी तो सेलिना, हमेशा दबाई गई हो, सालों तक लोगों के पैर तले रही हो। क्या वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए एक सबक के लिए? गिरी हुई फीनिक्स भी एक मुर्गी के बराबर नहीं होती, ये बात तुम और तुम्हारी बहन दोनों को समझनी चाहिए। सेलिना की नजरें हैना के खूबसूरत मगर अहंकारी चेहरे पर टिक गईं। उसकी सांसें अचानक बेहद खतरनाक हो गईं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बाकी सब लोग बोल पड़े, सेलिना, आज यही बात खत्म कर दो। तुम्हारी बहन और एस्ट्रेला दोनों को चोट लगी, लेकिन मिस्टर गिब्सन और मिसेस
वॉल्सन भी घायल हुए हैं। इसे बराबरी मान लो, ठीक। सच तो ये है कि एस्ट्रेला को चोट लगी, पर अगर तुम्हारी बहन को कोई दिक्कत है तो वो उसकी खुद की मेंटल प्रॉब्लम है, इसमें हमारा क्या कसूर। लिया ने नजरें नीचे झुका ली, पर उसके होठों के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। ये बातें सुनकर ऑस्टिन का दिल जोर से धड़क उठा। एक तरफ उसे सेलिना के बैकग्राउंड का डर था और दूसरी तरफ लियोन के सच में आ जाने का डर। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। बाकी जो उसके सिर की चोट थी और जो बेइज्जती हुई उसका बदला वो बाद में ले ही लेगा। ऑस्टिन का चेहरा पल भर को टेढ़ा हुआ, फिर वो ऊपर देखकर बोला, सेलिना, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि हमने उसे तंग किया। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन की मेंटल इलनेस का जिक्र कहीं नहीं करूंगा। सामने बैठे लोगों के चेहरों पर वो भाव थे जैसे कह रहे हों, अब तो इन्हें भी रहम आ जाना चाहिए। सेलिना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उसकी आंखों में एक खामोश क्रूरता चमक उठी। उसका गुस्सा फटने ही वाला था कि तभी एक ठंडी पर गरजदार आवाज पीछे से गूंजी। रिडल फैमिली की बेटी होकर मैं जन्म से ही एक नोबल वुमन हूँ, सबसे ऊंची, सबसे अलग। और तुम सोचते हो कि मुझे नीचा दिखाकर यूं ही चले जाओगे? इम्पॉसिबल। इस ठंडी, डर पैदा करने वाली आवाज के साथ सेलिना के पीछे से कुछ लोग धीरे धीरे आगे आए। उनके बीच सबसे आगे चल रहा शख्स सफेद सूट में था, चेहरा कोमल, नैन नक्श साफ, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे देखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि सेलिना ने कहा था कि उसने रिडल फैमिली के यंग मास्टर को बुलाया है, पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते थे, क्योंकि सबको पता था कैपिटल में रिडल फैमिली को सेलिना ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन अब ये आदमी जो सामने खड़ा था वो सेलिना और हैटी दोनों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। उसका रुतबा, उसकी मौजूदगी, सब कुछ बता रहा था कि वो कौन है। सेलिब्रिटीज की पूरी टोली एक पल में शांत पड़ गई। ऑस्टिन ने ऊपर देखा और उस आदमी की नजर से टकराते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिया का भी चेहरा उड़ गया। अगर उसने वक्त पर दीवार को न थामा होता तो गिर ही जाती। लेडी नवे की मौत के बाद सेलिना ने जितना अन्याय झेला था, उसे देखते हुए लिया को रिडल फैमिली से ज्यादा डर किसी से नहीं लगता था। उसके दिमाग में सवाल गूंजा, क्यों? उस औरत ने तो कहा था कि रिडल फैमिली कभी सेलिना और हैटी के लिए आगे नहीं आएगी। लिया की आंखें बेताबी से कांपने लगी। सेलिना ने थोड़ी झिझक के साथ पीछे दरवाजे की तरफ देखा। लियोन की ठंडी नजर उस पर टिकी, फिर उसने पूछा, वेयर्स हैटी? सेलिना ने पीछे वाले बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। लियोन ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके पीछे आए असिस्टेंट्स अंदर नहीं गए। उनमें से एक ने सेलिना की तरफ झुककर कहा, मिस, अब यहाँ हम संभाल लेंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सेलिना ने लियो की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। वो चुप रही, पास की दीवार से टिककर खड़ी हो गई और लियोन के आदमियों को देखती रही जो उन डरे हुए चेहरों वाले सेलिब्रिटीज को क्वेश्चनिंग के लिए ले जा रहे थे। ऑस्टिन और लियो वहीं रह गए। दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उनके डर को कोई छिपा नहीं सकता था। सेलिना की निगाह बस उन पर पड़ी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और लिया बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। मैडम, उसने धीरे से कहा। सेलिना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? लेया ने गुस्से से ऑस्टिन और लिया को देखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, क्या आप हैटी को वापस भेजने का सोच रही हैं? क्योंकि अगर बहुत जरूरी वजह ना होती तो सेलिना कभी लियोन को नहीं बुलाती। लिया और बाकी को सबक सिखाना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने कैपिटल की रिडल फैमिली से संपर्क क्यों किया? जब सेलिना ने ये बात लुक को बताई थी तो वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर बस इतना कहा, सेलिना शायद हैटी को वापस भेजने वाली है। सेलिना ने साफ कहा, ब्रेकिंग ग्राउंड अब खत्म होने वाला है। हैटी को तो वैसे भी वापस जाना था। लेया घबरा गई, पर मैडम, हैटी अभी भी बीमार है और रिडल फैमिली में लियोन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे ऐसे भेजना उसके दिल को तोड़ देगा। वो इतनी प्यारी लड़की है, कृपया उसे मत भेजिए। सेलिना की आवाज दृढ़ थी, मैं उसे छोड़ नहीं रही। मैंने हैटी से वादा किया था कि शूटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे कैपिटल भेज दूंगी। लेया की आंखें भर आईं, लेकिन मैडम, आपको डर नहीं लगता? अगर वो यहाँ रहे तो आप उसकी रक्षा कर सकती हैं। यंग मास्टर तो उसे जिंदगी भर बचा सकता है। वो हैटी का बदला भी दिला सकता है, चाहे उसकी माँ ना हो। ले की आवाज कांप गई, पर उसके भाई बहन हैं जो उसे बचा सकते हैं। उसे इतनी तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए। सेलिना की आवाज धीमी थी, पर हर शब्द गहरा। मैं उसे हमेशा नहीं बचा सकती, ले। उसका जाना तय है और एक दिन, उसने सांस ली, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। ले की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी समझदार सेलिना क्यों ये बात इतनी ठान चुकी है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बॉक्स का दरवाजा खुला और लियोन बाहर आया। उसकी मौजूदगी अब पहले से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। सेलिना ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल जुड़ते ही उसकी आवाज में हल्की सी हंसी आई। जरा पता करो कि रिडल फैमिली के नए यंग मास्टर को सच में आज बुखार है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसे दे दो। लियोन वहीं ठिठक गया। बाकियों ने सेलिना की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी शैतान को देख रहे हों। फोन के उस पार किसी ने कुछ कहा। सेलिना मुस्कुराई, मैं समझ गई। लियोन ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके पास आया। सेलिना अभी भी फोन स्क्रीन देख रही थी, उसकी आवाज शांत थी। क्या हुआ मिस्टर रिडल? मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो या मुझे रोकना? लियोन की नजरें गहरी थीं जब उसने सेलिना की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। बस ये बताने आया था कि हैटी होश में आ गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। सेलिना कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना फोन जेब में रखा और बिना कुछ कहे प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। उसे जाते हुए देख लियोन के होठों पर हल्की हंसी आई।
अब भी पहले जैसी ही जिद्दी और बदला लेने वाली। उसी वक्त उसका असिस्टेंट पास आया। सर, क्या हम यहीं पर इस मामले को सुलझा रहे हैं? लियोन ने पीछे दरवाजे की ओर देखा। अंदर का माहौल शायद गड़बड़ होने वाला था। अगर रिडल परिवार की दो नाजुक मिसेस डर गई तो बात बिगड़ सकती थी। लियोन दरवाजे के पास टिक गया। उसकी चाल ढाल में वही शाही और ठंडी एलिगेंस झलक रही थी। असिस्टेंट की बात सुनकर उसने बस एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली। असिस्टेंट थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाया क्या उसने कुछ गलत कहा था। लियोन की ठंडी निगाह लियो पर पड़ी, फिर धीरे धीरे ऑस्टन पर टिक गई। मिला जवाब। ऑस्टन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। असिस्टेंट ने ताने से कहा, काफी दिलचस्प शख्स है ये, मैडम की इज्जत पर कीचड़ उछाला और ऊपर से हमारी मिस को अपने साथ ड्रिंक करने बुलाया। लियोन की आंखों में ठंडक की चमक आई। उसकी आवाज बेहद शांत थी। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? ऑस्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर की दुनिया भले ये कहती थी कि रिडल परिवार का यंग मास्टर एक सभ्य और विनम्र इंसान है, ना एंडरसन परिवार के वारिस की तरह बेरहम, ना पूल परिवार वाले की तरह खून खराबे वाला, लेकिन जो आदमी उस मुकाम पर बैठा हो, क्या वो सच में इतना कोमल हो सकता है? अगर ऑस्टन को पहले से पता होता कि लियोन खुद यहाँ आएगा तो चाहे उसे 100 गुना हिम्मत भी मिलती, वो हैटी को कभी छूने की कोशिश नहीं करता। अब कोई रास्ता न देखकर उसने दांत भींचे और झुक गया। मिस्टर रिडल, मैं नशे में था, होश में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। मिस रिडल को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। उसके साथ मौजूद सारे लोग जो कुछ देर पहले हैटी और एस्ट्रेला को परेशान कर रहे थे, अब एकदम पीले पड़ गए। अभी तक ऑस्टन अपने परिवार की ताकत के दम पर सब पर हावी था, लेकिन पल भर में हालात पलट गए। अब वो बस एक कीड़े की तरह नीचे गिर चुका था। कैपिटल का रिडल परिवार उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। कहा जाता है अगर शहर को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो रिडल परिवार अकेले एक हिस्सा रखता है, बाकी तीनों बस ख्वाब देख सकते हैं। शायद इसी वजह से जब हैटी की बदनामी हुई तो लोग उसकी बेइज्जती कर करके सुकून पा रहे थे। आखिर जलन में जलने वालों को क्या ज्यादा खुशी देगा उस घमंडी लड़की को गिरते हुए देखना। बस शर्त ये थी कि वो दोबारा उठ न सके। और अब ऑस्टन और उसके साथियों ने अपनी ही कब्र खोद ली थी। लियो ने बड़ी सहजता से सिगरेट जलाई, एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मिसेस रिडल और हैटी की बदनामी भी शराब पीने का असर था। ऑस्टन के माथे से पसीना टपकने लगा। न नहीं, वो सब मैंने नहीं कहा। उसने तुरंत लिया और हैना की तरफ इशारा किया। वो थी, इन्होंने ही कहा था कि हैटी रिडल परिवार की सगी नहीं है, उसे नाजायज कहा था। लिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन वो बस ठंडी हंसी हंसी। वहीं हैना के चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलक रहा था। अब उसे समझ आया सेलिना हैटी से इतनी मिलती जुलती क्यों थी, और लियोन के चेहरे पर भी दोनों बहनों की झलक साफ दिखती थी। क्या वो सगी नहीं हो सकती? हम सब तो लियो और ऑस्टन की बातों में आ गए थे। हैना ने लियो को घूरा, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तूने हमें मरवा दिया लियो, तूने सब बर्बाद कर दिया। बाकियों ने भी उसी पल उसका साथ दिया। हर इल्जाम, हर शिकायत अब लियो पर थी। लेडी सेलिना सही कहती थी, तूने हमें ब्रेन वॉश किया। आज जो कुछ हुआ सब तेरी चाल थी। तूने मिस्टर गिब्सन के सामने एस्ट्रेलिया का नाम लिया, कहा कि उसका सेलिना से रिश्ता है, तभी हमने उसे यहाँ बुलाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हैटी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सब तेरे कहने पर किया। और जब हैटी ने तुझ पर झपट्टा मारा वो भी तूने ही उसे भड़काया था। अब जब सब सच सामने था तो साफ दिख रहा था कि वो सब कितने मूर्ख थे। सेलिना ने सही कहा था, बेवकूफों की तरह एक चालाक औरत के हाथों में नाच रहे थे। अब सबकी नजरें लियो पर थी, नफरत से भरी हुई। लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानती थी लियोन जैसे आदमी के सामने उसकी कोई चाल नहीं चल सकती, और ऊपर से सेलिना का खून लियोन की रगों में था, इसलिए वो चाहे जो भी कहे कोई यकीन नहीं करने वाला था। वो बस खामोश खड़ी रही, अपना पेट पकड़े हुए, और बाकी सबके इल्जाम उसके कानों में गूंजते रहे। असिस्टेंट ने एक नज़र उस गड़बड़ भीड़ पर डाली और सिर हिलाया। यंग मास्टर, क्या अब भी कुछ पूछना बाकी है? लियोन ने सिगरेट का कश लिया, उसकी आंखें ठंडी थी। फिर बोला, जरूरत नहीं, मुझे कैपिटल में गिब्सन परिवार की कोई प्रॉपर्टी दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। बस एक वाक्य और गिब्सन परिवार का अंत हो गया। ऑस्टन का चेहरा रंग छोड़ गया। वो घबरा कर बोला, लियोन तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? लियोन ने नीचे झुककर उसकी तरफ देखा, उसकी नज़र ठंडी थी। मुस्कुराते हुए बोला, किसने दिया? मुझे किसी की इजाजत चाहिए। ऑस्टन का शरीर जम गया, चेहरा राख जैसा। जिस तरह उसने पहले हैटी और एस्ट्रेला को अपनी ताकत दिखाकर नीचा दिखाया था, अब वो खुद उसी ताकत के नीचे कुचला जा चुका था। कैपिटल के रिडल परिवार का यंग मास्टर, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं थी, और उसने उसके परिवार की किस्मत सिर्फ एक लाइन में तय कर दी थी।